गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे आप लोग। तो कोई सही भी बनाया होगा, कोई गलत भी बनाया होगा। तो देखिए, आज हम लोग सॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन में हम लोग को दिया है अमोनिया का रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हमको अमोनिया दे रहा है। तो इसमें हमारे हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का चेंज दे दिया है, हाइड्रोजन का चेंज दिया, ठीक। हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन का चेंज दिया है और कितने सेकंड में? 16 सेकंड में। हमारा टाइम भी दिया है, टाइम और चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों दिया है। किसका दिया है? हाइड्रोजन का दिया है। तो पूछा क्या है? डिक्रीजमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारा नाइट्रोजन इस रिएक्शन में प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन के रेट में डिक्रीजमेंट, उसके कंसंट्रेशन में कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है, कमी कितने का हो रहा है, उसके बारे में पूछा। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि इंक्रीजमेंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, अमोनिया हमारा कितना से बढ़ रहा है, इसके बारे में पूछा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम लोग इस रिएक्शन का पहले रेट लिखेंगे ना, इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। तो रेट बराबर होता है माइनस बी इंटू बाई डी टी बराबर -1/3 डी एच टू बाई डी टी बराबर +1/2 डी एन एच थ्री बाई डी टी होगा ना। अब देखिए, सीधा सीधा आपको बी का रेट निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि बी का चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है और टाइम दिया है। तो बस चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पे रख देना है इसको, और टाइम की जगह पे उसको। तो हम अगर देखिए, यहाँ पे ये जो हम लोग रेट लिखे रिएक्शन का, तो ये रेट इसके इक्वल है ना, ये रेट इसके इक्वल है और ये रेट इसके इक्वल है। मतलब हमारा ये भी हम लोग लिखेंगे -1/3 डी एच टू बाई डी टी। तो क्या ये रेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना, क्योंकि रेट बराबर क्या है? इतना है। जब रेट बराबर इतना है तो हम इसी को लिख के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? -1/3 डी एच टू बाई डी टी इक्वल टू कितना चेंज इन कंसंट्रेशन दिया है? 0.04/16 दिया है। यहाँ से इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 0. इसको हटा देते हैं तो नीचे में 100, इसको रफ में कीजिए। 0.04 है जो 16, हम इसको डेसिमल हटा दें तो नीचे में 100, 4 4 जा 16, कितना आएगा? 0.25/100 क्या आ जाएगा? 0.0025। ये आ गया 0.0025, 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आएगा। अब देखिए, हम अगर इस 3 को इधर ले जाएं, हम अगर इस 3 को इधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा हमारा? -डी एच टू बाई डी टी बराबर 3 इंटू 0.0025। ये कितना होगा? 25 3 जा 75, 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है? ये जो आया है, ये किसका रेट है? हाइड्रोजन का रेट है ना। किसका रेट निकला है? हाइड्रोजन का रेट निकला है। तो अब इस हाइड्रोजन के रेट की मदद से हम नाइट्रोजन का रेट निकाल सकते हैं कि नाइट्रोजन का रेट कितना डिक्रीजमेंट किया है। इस हाइड्रोजन के रेट से हम अमोनिया के रेट को निकाल सकते हैं कि उसका कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। तो चलिए करते हैं काम आगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। ये जो हमारा हाइड्रोजन का रेट निकला है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के रेट को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि अगर इस पे रेज करेंगे तो काम आएगा। क्या है? -DH2 बाई डी टी बराबर 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलिए इसको इरेज करना है। देखिए, पहला हमारा क्या हुआ? नाइट्रोजन के डिक्रीजमेंट बताना है, नाइट्रोजन का कितना डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि नाइट्रोजन में क्या था हमारा? -डी इंटू बाई डी टी बराबर, हाइड्रोजन का लिख सकते हैं -1/3 डी एच टू बाई डी टी।
दिखाएगा ना जी, क्योंकि हमारा जो रेट है वो यही ना था और यही चीज़ इसके इक्वल था। रेट बराबर जो जो लिखे थे यहाँ पे, ये चीज़ इसके इक्वल था। तो हम अगर यहाँ पर पुट करें तो माइनस डी इंटू बाई डी टी बराबर ये हमारा क्या होगा 1/3 होगा ना, क्योंकि माइनस अगर इसके साथ लगा दें हम, माइनस इसके साथ लगा दें तो माइनस डी एच टू बाई डी टी, माइनस डी एच टू बाई डी टी का वैल्यू कितना है, माइनस डी एच टू बाई डी टी का वैल्यू कितना है, तो बस माइनस डी एच टू बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1/3 का 1/3 रहेगा इंटू 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कट रहा है, उससे कटेगा, देखिए हम अगर इसको कटा है क्या आएगा 0.00 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 फिर 3 5 जा 18 आ गया। तो इतना क्या है, ये क्या है, ये नाइट्रोजन का रेट है, मतलब इतना रेट से हमारा ये क्या हो रहा है, इतना रेट से ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकंड से ये नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। इस रिएक्शन में इतना से नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको रिएक्शन में जिसका कंसंट्रेशन और टाइम दिया है उसका पहले आप रेट निकाल लीजिए। और रेट बराबर हम लोग क्या करते हैं, रेट बराबर पूरा रिएक्शन का लिखते हैं ना, इक्वल होता है इंस्टेंटेनियस में, एवरेज में भी होता है, तो हम लोग निकालते हैं इंस्टेंटेनियस से। जब तीनों का बराबर है तो पहले हम लोग जिसका दिया उसका निकाल लिए, हाइड्रोजन का निकाले ना, हाइड्रोजन का निकालने के बाद हमको नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन बराबर हाइड्रोजन। और इसके बाद जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है माइनस डी एच टू बाई डी टी, माइनस डी एच टू बाई डी टी 1/3 का 1/3, इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब इसको यहाँ से कटाइए, कटाने के बाद माइनस डी एन टू बाई डी टी का वैल्यू आ गया, इतना आया। तो अगर माइनस आप इधर ले जाइएगा, हमारा घट रहा है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा कि डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू माइनस 0.025। ठीक है, मोल पर लीटर पर ये बन जाएगा। समझ में आया। अब देखिए, या तो आप इस क्या कहलाता है नाइट्रोजन के रेट से भी आप अमोनिया का रेट निकाल सकते हो, या हाइड्रोजन के रेट से भी आप अमोनिया का रेट निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी का इस्तेमाल कीजिएगा, अमोनिया का रेट निकल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इसका दूसरा जो पार्ट था वो ये था इंक्रीजमेंट ऑफ अमोनिया। दूसरा पार्ट ये था कि अमोनिया में कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो कुछ नहीं, आपको बस वही करना है। अमोनिया का क्या दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे +1/2 BNH3 बाई डी टी बराबर -1/3 BH2 बाई डी टी होगा। आगे हो जाएगा +1/2 BNH3 बाई डी टी बराबर 1/3 इंटू 0.0075 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हो गया। अब इसको कटाइएगा तो वही आएगा, ये +1/2 BNH3 बाई डी टी बराबर 0.0025 मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। अब इसी पोर्शन को देखिए आप, इसी पोर्शन को हम लोग दिखा रहे हैं।
इस पोर्शन को आप जब देखिएगा इधर, तो हमारा ये 2 क्या है, इधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, बी NH3 बाई dt इक्वल टू 2 इंटू 0.0025, कितना आ गया, 0.0050 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या है, रेट है, किसका है, नाइट्रोजन का है, और ये अमोनिया का। तो अमोनिया का रेट जो है इतना से बढ़ रहा है, इंक्रीजमेंट कितना से हो रहा है, तो 0.0050 इतना रेट से अमोनिया का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आया, किसी भी रिएक्शन का अगर हमको निकालना है, उसमें किसी भी कंपोनेंट्स के बारे में पूछ रहा है, चाहे आपका रिएक्टेंट का डिक्रीजमेंट पूछ रहा है या प्रोडक्ट का इंक्रीजमेंट पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले उस रिएक्शन में जो जो प्रेजेंट है उनके रेट को लिख लेंगे फर्स्ट में। उसके बाद जिसका उस रिएक्शन में जिस कंपोनेंट का कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और टाइम दिया है, उसी के मदद से पहले उसका रेट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का दिया था ना जी, हाइड्रोजन का पहले रेट निकाल लिए हम लोग, रेट निकालने के बाद और इसी की मदद से हम लोग नाइट्रोजन का, अमोनिया का निकाले ना, नाइट्रोजन अमोनिया दोनों का निकाले। बस आपको किसी भी रिएक्शन का अगर रेट निकालना है तो आप ऐसे ही निकालेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। नोट कर लीजिए। चलिए आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। टॉपिक डालिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा रिएक्शन का रेट है, उस रिएक्शन के रेट को कुछ चीज़ें हैं जो उसके रिएक्शन के रेट को इफेक्ट डालते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। अब कौन कौन सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारे रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं उसी के मदद से ना उसके रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, कोई दूसरा तो इफेक्ट डालेगा नहीं। तो चलिए देखिए, इफेक्ट जो होता है हमारा पहला जो है वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट तो देखिए किसका फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी रिएक्शन में हमारे जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उसमें फिजिकल स्टेट किसके बारे में बात किया जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पे जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इफेक्ट कर रहा है तो हमारा कौन करेगा, रिएक्टेंट ही ना करेगा, क्योंकि हम लोग मान लीजिए कि ये दो रिएक्टेंट लिए हैं तो इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तभी ना जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कैसे बिहेवियर, इनका नेचर कैसा है, ये किस स्टेट में है, तो ये हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सुनिएगा कि हमारा कोई भी रिएक्टेंट है अगर वो गैसियस स्टेट में है, अगर वो गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, अगर रिएक्टेंट हमारा गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। वही अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस गैसियस स्टेट से कम होगा। ठीक, अब सॉलिड का तो आप जानिए गए, सॉलिड अगर होगा तो वो और भी कम होगा। जैसे कि अगर मान लें कि ये हमारा ए गैसियस स्टेट में है, ठीक, और ये हमारा बी बना है, और उसी तरह से यहाँ पे सी है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में है, इसका स्टेट क्या है, लिक्विड, और ये हमको डी बना है। और वहाँ पे हम लोग अगर ई ले लें, ये है हमारा सॉलिड स्टेट में, और ये हमको एफ बनाना है। ठीक, तो ये तीनों क्या है, रिएक्टेंट है ना, और तीनों का स्टेट दिया है, ये गैस, लिक्विड और सॉलिड है।
तो कहा जाए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, किसका रेट ज़्यादा होगा, इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, तो इस भाई साहब का रेट ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा और लास्ट में इसका होगा। समझ में रहा? तो सिर्फ इन दोनों के बीच कंपेयर किया जाए तो गैस का ज़्यादा होगा लिक्विड से, और इन दोनों के बीच में किया जाए तो लिक्विड का ज़्यादा होगा सॉलिड से। क्लियर है? हमारा क्या करा फिजिकल स्टेट कि किसी रिएक्टेंट का स्टेट गैसियस स्टेट में है या गैसियस फेज में है तो उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लिक्विड में होगा तो गैसियस से कम होगा, सॉलिड में होगा तो लिक्विड से भी कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो फिजिकल स्टेट समझ में है? फिजिकल स्टेट हमारा यही बता रहा है, पहला इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का पहला जो इफेक्ट डाल रहा है वो क्या है, मैटर का स्टेट, ठीक ना। जो रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं उसके स्टेट के ऊपर बात किया जा रहा है। तो अगर हम रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है हमारा वो गैसियस स्टेट में है तो लिक्विड स्टेट से वो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही अगर हमारा सॉलिड और लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन दिखाता है। क्लियर है? आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। हम लोग ओवरऑल अगर लिखना पड़ेगा तो रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बी, नहीं रेट ऑफ सी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ ई, होगा ना? यही ना आएगा। ए क्या है, गैसियस स्टेट में है तो इसका रेट, ए का रेट, सी हमारा लिक्विड स्टेट में है, सी का रेट, और ई हमारा सॉलिड स्टेट में है तो ई का रेट। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ए का है ना, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में है। तो हमारा जो रिएक्टेंट होना चाहिए, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा चाहिए, इंक्रीज करना है, बड़ा चाहिए, तो हमको जो रिएक्टेंट है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्लियर? लिखिए इसको, फर्स्ट टॉपिक डालिए फिजिकल स्टेट, देखिए उसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। if reactant is in gaseous state, if reactant is in gaseous state, if reactant is in gaseous state, gaseous state, greater the rate of reaction, greater the rate of reaction, greater the rate of reaction than liquid state, than liquid state, okay? and if the state, and if the liquid state present, and if the liquid state present, they present greater the, and if liquid state present greater the rate of reaction, greater the rate of reaction than solid state, than solid state। तो इस तरह से इसको लिख लीजिएगा, than solid state। हम लोग लिख सकते हैं गैस का ज़्यादा होगा, लिक्विड का कम होगा, और सॉलिड का उससे भी कम होगा, ना। हम लोग क्या लिख रहा है फिजिकल स्टेट में कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इफ मैटर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट greater the rate of reaction than liquid state, and if matter present in liquid state greater the rate of reaction than solid state। इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर कोई भी हमारा रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा, लिक्विड वाला का रेट कम होगा, और गैसियस सॉलिड स्टेट का रेट क्या होगा, उससे भी कम होगा। क्लियर है? नोट करिएगा। देखिए दूसरा
दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड, तो किसके बॉन्ड का नेचर के बारे में बात हो रहा है? तो जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उसी का नाम बॉन्ड के बारे में बात किया जाएगा है। मतलब हमारा रिएक्शन है, जैसे ये A प्लस बी और C प्लस डी बनाता है, तो ये रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना जी। तो इनका मॉलिक्यूल है ना, तो इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है उसी के नेचर के ऊपर बात किया जा रहा है। तो उनके बॉन्ड का जो नेचर है वो कैसा है? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर वीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि नेचर ऑफ बॉन्ड। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए सुनिए पहले कि पहला क्या है कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कमजोर होता है, अगर वीक होता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होता है, तब जाके हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब जाके क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वही हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा इनके बीच में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, तब जाके हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा होगा। दूसरा है कि अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए जो हमारा पहला पॉइंट था फिजिकल स्टेट, ठीक, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट, तो हम इन सभी पॉइंट को हम लोग उससे जोड़ सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट लिए हैं, तो रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है ये एक दूसरे को मान लीजिए कमजोर पकड़ा है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये कमजोर है, तो ये आसानी से खुल जाएगा, ये आसानी से टूट जाएगा। तो इनके बीच का जो बॉन्ड अगर कमजोर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ज़्यादा होगा। तो अब बताइए कोई भी हमारा स्टेट है मैटर का, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है कि लिक्विड में होता है कि गैस में होता है? सबसे ज़्यादा कमजोर किस में होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ? होगा ना गैस में, क्योंकि वो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा फ्रीली मूव करते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर रहेगा, ठीक, अगर मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा टाइट है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको देखिए खोलने में या हम लोग को इसको हटाने तोड़ने में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक दूसरे को एकदम आसानी से मजबूती से पकड़ा, तो उसको तोड़ने में हमको ज़्यादा ना बल लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घट जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए। मान लीजिए हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि दोनों को एक दूसरे के साथ क्या होगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जब ये आपस में टूटेंगे ही नहीं और एक दूसरे से मिलेंगे घुलेंगे नहीं, तो नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा नहीं, और जब नहीं बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो हमारा घट ही नहीं जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। लेकिन वीक बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो नेचर ऑफ बॉन्ड हमारा क्या कह रहा है कि अगर किसी रिएक्शन का रेट हमको देखना है तो वो कब बढ़ेगा, जब हमारा उनके मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, कमजोर होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। क्लियर है? लिखिएगा नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। लिखिए if bond strength weak, if bond strength weak between reactant molecules, then rate of reaction increases, क्या बोले,
if bond strength weak, if bond strength weak between reactant molecule, then rate of reaction increases. उसके बाद उसमें लिखेगा and if bond strength strong, if bond strength strong, if bond strength strong between reactant molecules, between reactant molecules, then rate of reaction decreases, then rate of reaction decreases, then rate of reaction decreases. क्लियर है? सेकंड पॉइंट इसको नोट कीजिएगा, तो नोट कर लीजिए. देखो थर्ड, थर्ड जो है हमारा वो है कंसंट्रेशन. क्या है? कंसंट्रेशन. किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बात किया जा रहा है, तो किसके कंसंट्रेशन से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा. कोई रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर किसी रिएक्शन का, तो हमारा किसका कंसंट्रेशन, किसका? रिएक्टेंट का. तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से ना, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा तभी ना रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा. तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर रिएक्टेंट में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा. ठीक, इसका सिंपल है, कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. अगर कंसंट्रेशन घटता है, कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा. समझ में रहा है? इसमें सिंपल है कि अगर हमारा किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटता है तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा. अगर देखिए ये बात कहा जाए तो हमारा जो रेट था, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता था? यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखते थे हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन मान लीजिए ए बाई टाइम लिखते थे. तो हम अगर इसको छोड़ दें तो इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन देखें तो क्या था हमारा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए था, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है. तो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो रेट घटेगा. तो वही चीज़ तो यहाँ पे कह रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है तो रेट भी घट रहा है. तो इसी वजह से हम लोग का यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करता है वो हमारा क्या है? कंसंट्रेशन बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, कंसंट्रेशन घटा, रेट ऑफ रिएक्शन घटा. ठीक है. कोई दिक्कत? देखिए इसमें कंसंट्रेशन में if the concentration of reactant, if the concentration of reactant increases, if the concentration of reactant increases, then rate of reaction also increases, then rate of reaction also increases, then rate of reaction also increases. आप लोग अगर कहीं लिखना चाहेंगे पॉइंट में तो इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख के यहाँ पे ये भी दिखा दीजिएगा कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रिएक्टेंट का तो रेट भी बढ़ रहा है. क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रेट है वो कंसंट्रेशन के कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोई चीज़ तो अगर ये बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो रेट भी घटेगा. इसीलिए इसको नोट करिए. थर्ड पॉइंट
देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो देखिए कोई भी रिएक्शन है हमारा और उस रिएक्शन को प्रोसीड कराना है, तो उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हम लोग को टेम्परेचर का जरूरत पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। तो कहीं कहीं कोई रिएक्शन हम लोग टेम्परेचर देते हैं और कहीं पे नहीं देते हैं। तो इसका क्या है भाई, इसके ऊपर इफेक्ट, इसका इस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए अगर कोई रिएक्शन है, अब उस रिएक्शन को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जब टेम्परेचर देंगे तो वो उस रिएक्शन के अंदर जो मौजूद है कंपोनेंट्स उस टेम्परेचर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा ना जी। हीट अगर दीजिएगा तो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो टूट के उसके पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड करेंगे, हैं? जैसे मान लीजिए इस ए को हम बी के साथ करा रहे हैं, इसको हम लोग क्या दे दिए? हीट दे दिए, हीट दे दिए। जब इसको हीट दे दिए हम लोग, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएगा? एक के अलग अलग हो जाएगा सब। फिर इसके पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाएंगे? अगर हम लोग हीट दे रहे हैं तो इस दोनों को जाएगा रिएक्शन के अंदर। मानना है इसको हम भी इसको भी दे रहे हैं, इसके भी पार्टिकल्स निकल गए। तो अब ये देखिए इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ ये इसके साथ टकराने लग जाएंगे, इसके रहेंगे इसके में कहीं भी कोई, तो इनके पार्टिकल्स जो अब क्या कर रहे हैं? कोलाइड करने लगे। जब कोलाइड करेगा तभी ना जाके हमारा नया प्रोडक्ट सी और डी बनाता है। जब हम इस रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये रिएक्शन हमारा इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए कि इस रिएक्शन में हीट दिए हैं, तो इस हीट के एनर्जी को ये क्या किए हैं? एब्जॉर्ब करेंगे। पहले क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद इनके पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे? कोलाइड करने लगेंगे। जब इनके पार्टिकल्स कोलाइड करने लगेंगे तो वही कोलिजन के बाद हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा सी और डी। सी और डी, यही के वजह से हमारा जो अगर टेम्परेचर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर दिए हैं तो इसके पार्टिकल्स जो है वो कोलाइड करने लगेगा। कोलाइड करके हमको तुरंत प्रोडक्ट दे रहा है। जब प्रोडक्ट दे रहा है तो कोई भी रिएक्शन के हमारा क्या मतलब? रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? जब वो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे देते हैं तभी नहीं निकालते हैं हम लोग। तो इसका मान लीजिए टाइम 1 पे 5 ग्राम था, 5 मोल था, इसका 3 मोल था, तो लेकिन इसको हम लोग हीट दिए तो कोलाइड करके इसके पार्टिकल्स हमको प्रोडक्ट बना के दे दिया 1 और 2। 1 और 2 दे दिया हमारा। तो अब वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है ना कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे बढ़ेगा घटेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ा ना जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो हम लोग हीट दिए तब नहीं ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदला। तो यहाँ पे हीट क्या कर रहा है कि अगर हीट बढ़ता है, अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद देखें कि अगर हीट हम दे रहे हैं तो उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इनके पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करके हमको प्रोडक्ट दे रहा है। तो प्रोडक्ट जब दिया तो हमारा ये रिएक्शन बना, और रिएक्शन बना तो इसका रेट जरूर निकलेगा। तो उसी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन में, हम लोग टेम्परेचर देते हैं बढ़ाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है? लिखिए इसमें if temperature increases in reaction, if temperature increases in reaction, if temperature increases in reaction, rate of reaction also increases, rate of reaction also increases, rate of reaction also increases। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ता है किसी रिएक्शन का तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट 5 फोर्थ हो गया ना। देखिए 5 जो है वो है हमारा सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। तो अगर कोई रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का
एरिया जो है वो ज़्यादा है, अगर एरिया हमारा बढ़ता है तो उनका पार्टिकल्स जो है कोलाइड करने लगेंगे, करेगा ना। आप मान लीजिए कि हम लोग को अगर ज़्यादा स्पेस मिल जाए तो हम लोग ज़्यादा ना मूवमेंट करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे। तो उसी तरह से कोई अगर रिएक्टेंट है तो वो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स का अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, और ज़्यादा मूवमेंट करने की वजह से वो एक दूसरे से ऐसे टकरा जाते हैं, टकरा भी सकते हैं, टकरा के प्रोडक्ट देगा। तो मतलब ये हो रहा है कि जब टकराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस हम लिए हैं, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराया तो जाहिर सी बात है कि दो अलग सब्सटेंस टकराएंगे आपस में, चाहे मिलेंगे तो हमको नया प्रोडक्ट दे देगा, नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो वही नया प्रोडक्ट जब दे दिया तो रिएक्शन का हमारा रेट भी तो निकल जाएगा। अब जब रिएक्शन हमारा हो गया तो उसका रेट भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसके पार्टिकल्स, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और हमको प्रोडक्ट बना के देंगे। तो वहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है। क्लियर है? इसमें लिखिए सरफेस एरिया में जैसे एग्जाम्पल में ही समझिए कि मान लीजिए कि हमारा अगर कोई गैसियस स्टेट में, तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होगा ना जी, ये भी है तो इसका भी पार्टिकल्स हमारा दूर दूर होगा, ठीक। तो अब बताइए इन दोनों का जो पार्टिकल्स हैं वो दोनों के क्या कहलाता है, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। एक हम ले लें सी को लिक्विड में ले लें, इसके पार्टिकल्स कुछ ऐसे नज़दीक नज़दीक हैं, तो क्या इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। जब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसमें कोलिजन भी ज़्यादा होगा, जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी हमको देगा, जब प्रोडक्ट देगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी निकलेगा। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे कि जब भी कोई हमारा रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। नोट करिएगा, लिखिएगा सरफेस एरिया। if the surface area of reactant increases, if the surface area of reactant increases, then rate of reaction also increases, if surface area of reactant increases, then rate of reaction also increases। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए इसका लास्ट पॉइंट जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सारे जो है रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सभी प्रॉपर्टीज अगर है रिएक्टेंट के तो वो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव डालेंगे, इफेक्ट डालेंगे, ठीक। अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ेगा। तो देखिए सिक्स्थ जो है वो है हमारा कैटलिस्ट, क्या है, कैटलिस्ट। तो आप लोग पहले भी जानते होंगे कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को घटाता या बढ़ाता है। अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट है या हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो उस रिएक्शन के रेट को घटा भी सकता है या बढ़ा सकता है। पता है कि नहीं, आप लोग पहले भी सुने होंगे कि अगर कोई रिएक्शन है, हमको उस रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन कराना है तो हम ऐसा कैटलिस्ट यूज करेंगे जो उस रिएक्शन को क्या कर दे, फास्ट रिएक्शन कराए, मतलब वो तुरंत प्रोडक्ट हमको बना के दे। तो वही चीज़ होता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हमारे यहाँ पे क्या करेगा, अगर हम कैटलिस्ट को लेते हैं किसी रिएक्शन में तो उस कैटलिस्ट के मदद से उस रिएक्शन का रेट जो है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर हमको पता नहीं है कि कैटलिस्ट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है कैटलिस्ट, तो वो हमको तो बताएगा नहीं अभी। जब तक हम लोग नहीं जान सकते हैं उसके बारे में तो हम लोग यही ना कहेंगे कि या तो वो रिएक्शन के रेट को घटा देगा या रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, या घटाएगा या बढ़ाएगा। तो देखिए अगर हम उस रिएक्शन में पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, रिएक्शन में अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम निगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या कर देगा, घटा देगा। अगर निगेटिव यूज करेंगे तो घटा देगा, ठीक। अगर हम क्या बोले, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन,
वही नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, समझ में आ रहा है। और कैटलिस्ट का काम ही क्या है, रिएक्शन के रेट को घटाने का या बढ़ाने का। अगर वो प्रेजेंट है तो या तो रिएक्शन का रेट घटेगा या तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो देखिए इसमें लिखिए, कैटलिस्ट में लिखिए कैटलिस्ट प्रेजेंट इन reaction, catalyst present in reaction, then rate of reaction may be decrease or increase, then rate of reaction may be decrease or increase। ठीक, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद लिखिएगा if positive catalyst present in reaction, if positive catalyst present in reaction, rate of reaction increases, if positive catalyst present in reaction, rate of reaction increases। ठीक, and if negative catalyst present in reaction, and if negative catalyst present in reaction, then rate of reaction decreases, ठीक है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट रहता है रिएक्शन में तो हमारा रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर निगेटिव कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो 6 पॉइंट है ये रिएक्शन के रेट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, मतलब रिएक्शन का रेट हमारा घटा सकता है, बढ़ा सकता है। तो ये सब चीज़ हमारे जाने। तो कौन कौन सा था, फिजिकल स्टेट हमारा रिएक्टेंट के बारे में। तो उसमें क्या था, सबसे ज़्यादा गैसियस स्टेट में अगर वो रहता है रिएक्टेंट तो हमारा रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सबसे कम सॉलिड में होगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा था हमारा नेचर ऑफ बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड है हमारा मॉलिक्यूल का, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वही हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कमज़ोर है, तो वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन बॉन्ड हमारा स्ट्रेंथ किनके बीच में होना चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में। तीसरा था हमारा कंसंट्रेशन। तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। फोर्थ पॉइंट था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारा जो है उसमें भी कह रहा है कि अगर कोई रिएक्टेंट है तो उस रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है उनका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसके वजह से उनका रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। फिफ्थ था हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में ये कह रहा था कि हम लोग अगर टेम्परेचर दे रहे हैं किसी रिएक्शन को तो उस रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टेंट है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उनके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने लगते हैं। तो एक दूसरे से कोलिजन के बाद हमको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो उसके वजह से हमारा मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो टेम्परेचर बढ़ा किसी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ा। और सिक्स हमारा लास्ट वाला क्या था, कैटलिस्ट। तो हम अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। क्लियर है। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात किया जाएगा और रेट लॉ के बारे में बात किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।